स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे से होंगे। और दोस्तों, हम लोग छात्रावास से संबंधित जो सिलेबस है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो छात्रावास में हमारा मैथ्स वाला सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। उसके 7 क्लासेस दोस्तों अपलोड कर दिए गए हैं। कितने? 7 क्लासेस अपलोड कर दिए गए हैं। लाभ हानि का चल रहा है, प्रतिशत पाठ खत्म हो चुका है। उसी क्रम में दोस्तों आज हम छात्रावास अधीक्षक में शिक्षा एवं मनोविज्ञान जो 14 नंबर के आने वाले हैं, अगर योग और खेल को इसमें जोड़ दिया जाए तो उस पर चर्चा करेंगे। और यकीन दिलाता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको इसको देखने के बाद कहीं भी कोई भी मन में शंका नहीं रह जाएगी। ठीक है, सारे प्रश्न बनेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों। तो आज हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत इसकी परिभाषा, अर्थ एवं प्रकृति पर चर्चा करेंगे। ये क्लासेस पूरी तरह फ्री है सभी के लिए। तो दोस्तों, आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कक्षा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान। हम शिक्षा का भी अध्ययन करेंगे और मनोविज्ञान का। तो सबसे पहले हमको मनोविज्ञान समझना जरूरी है, तब हमको शिक्षा समझ में आएगी। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मनः प्लस विज्ञान होता है जिससे शब्द बनता है मनोविज्ञान। विसर्ग संधि होती है और मन का मनो हो जाता है। अब ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति दोस्तों, अगर इसकी प्राचीन इतिहास हम क्रमबद्ध एक एक चीज को देखेंगे तो मनोविज्ञान की अगर उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से, फिलोसॉफी से। ठीक है, और दर्शन शास्त्र में ये मानसिक दर्शन के अंतर्गत एक पार्ट था, एक भाग था। किसके अंतर्गत? दर्शन शास्त्र में मानसिक दर्शन के अंतर्गत पढ़ाया जाता था मनोविज्ञान। और इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। इसी कारण दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। और जनक पूछेगा तो अरस्तु। ये हम आगे एक एक स्टेप देखेंगे। जनक, अरस्तु, जननी दर्शन शास्त्र, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम वुंड को कहा जाता है। अच्छा, मनोविज्ञान का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। और साइकोलॉजी को दो लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया, एक गैरिट ने और एक है दोस्तों पोम्पोलॉजी ने इसको परिभाषित किया है। इसको हम देखेंगे। गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और एक है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। इसका मतलब प्रारंभ में यदि हम मनोविज्ञान में देखें तो इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, किसमें? आत्मा का अध्ययन किया जाता था अकॉर्डिंग। और इसके समर्थक कौन कौन थे? तो अरस्तु थे, प्लेटो थे, सुकरात थे, डेकार्ट थे। आगे हम देखेंगे पूरे चार्ट में। ठीक, तो गैरिट ने कहा कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा और आत्मा का अध्ययन जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, आगे हम बात करें साइकोलॉजी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो ये रुडोल्फ गोइकिल ने किया। रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम जो है वो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब एक चीज और, यहां पर ये कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं यहीं पर ही इसको आपको बता दे रहा हूं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। ये किसका कथन है? एबिंगहॉस का। यदि हम देखें मनोविज्ञान का इतिहास तो प्रारंभ होता है 400, अतीत देखें तो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, परंतु 19वीं शताब्दी के बाद इसका पूर्णतः वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। और 19वीं शताब्दी से अब तक ये जो है हमको इसका इतिहास जो है वो यथार्थ रूप में उपलब्ध हुआ है, जिसमें हम व्यवहार के रूप में जो है वो साइकोलॉजी का अध्ययन, मानव व्यवहार का जो है अध्ययन, साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जो प्रैक्टिकली संभव हुआ 19वीं शताब्दी से वैज्ञानिक रूप से। इसीलिए यदि देखें इसका अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन पहले क्या किया जाता था? आत्मा। तो आत्मा को कोई देखा है क्या? मन का अध्ययन, मन को कोई देखा है क्या? तो ये
ये जो थी अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास जो हमको प्राप्त हुआ वो 19वीं शताब्दी से, जो प्रैक्टिकली जब जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम वुंट ने जो है वो क्या किया, 1879 में पहली जो है वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, तब से स्थितियां बदली हैं दोस्तों। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने कहा अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने बताया कि यदि आपको इंसान को जानना है, मानव को जानना है, तो उसकी आत्मा को जानना होगा। अरस्तु ने कहा कि मानव आत्मा को प्रमुख बताया दोस्तों, आत्मा ही है, शरीर में आत्मा ही प्रमुख है, ऐसा बताया अरस्तु ने। और अरस्तु ने कहा कि यदि आपको मानव को जानना है तो सबसे पहले उसके आत्मा को समझना पड़ेगा, उसके आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जाके इनकी इस विचारधारा का खंडन किया गया, आगे हम देखेंगे। देखिए, ये हम व्यक्ति के जो मनोविज्ञान है उसकी अवस्था या उसके इतिहास को हम 4 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। प्रथम अवस्था जिसमें 400 ईसा पूर्व से 16वीं सदी तक, द्वितीय अवस्था जिसमें 17वीं सदी से 18वीं सदी तक, और तृतीय अवस्था जिसमें 19वीं सदी तक, 19वीं सदी में, और चतुर्थ अवस्था जो 19वीं सदी और 21वीं सदी तक अभी वर्तमान तक ये चल रही है। बात करें प्रथम अवस्था की तो ये 400 ईसा पूर्व से 16वीं सदी तक रहा, जिसमें आत्मा का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को। और इसके समर्थक आप जानते हैं, अरस्तु मैंने बताया, सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, डेमोक्रेट, ये सभी इसके क्या हैं, समर्थक हैं दोस्तों। वैसे ही हम द्वितीय अवस्था की बात करें तो ये 17वीं से 18वीं शताब्दी तक रही, जिसमें इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। और इसमें इसके समर्थक है पोम्पोलॉजी, पेम्पोलॉजी, कांट, लिबनिच। ये स्पेलिंग में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंग्लिश का हिंदी जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज सभी लोग लिख देते हैं दोस्तों। तो ये पोम्पोलॉजी हॉब्स है, ह्यूम है, थॉमस रीड है और जॉन लॉक है, ठीक। और वैसे ही तृतीय अवस्था 19वीं सदी, जिसमें इसे चेतना का विज्ञान कहा, बहुत अल्प समय के लिए, और तुरंत ही फिर ये चेंज हो जाता है, आगे देखेंगे। इसमें विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है, टीचनर है, जैन सिली है, या सली भी बोलते हैं इसको। तो ये तृतीय अवस्था। और चतुर्थ अवस्था 20वीं 21वीं सदी से वर्तमान तक चल रही है, जिसमें इसे व्यवहार का विज्ञान के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है विलियम मैकडूगल, पिल्सबरी, वॉटसन, थॉर्नडाइक और स्किनर इसके क्या हैं, समर्थक हैं। तो ये कब और कैसे हुआ और इसका खंडन क्यों किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें हम प्रथम अवस्था की। प्रथम अवस्था देखिए, यदि प्रथम अवस्था देखें तो ये प्रथम अवस्था रही है 400 ईसा पूर्व से लगाकर 16वीं शताब्दी तक, 16वीं सदी तक। और अब तक इसे किस रूप में पढ़ा गया, आत्मा का विज्ञान। किस रूप में, आत्मा का विज्ञान के रूप में। और इसके समर्थक हैं आप जानते ही हैं अरस्तु, जिसे मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक। प्लेटो, डेकार्ट, सुकरात आदि आदि। अब दोस्तों इसके बाद 16वीं सदी तक ये आत्मा के विज्ञान के रूप में रहा, और उसके बाद इसका खंडन किया गया। और उसके बाद जो दूसरी अवस्था आई, जिसे हम द्वितीय अवस्था कहते हैं, द्वितीय अवस्था। और इस द्वितीय अवस्था में दोस्तों हम देखेंगे ये 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रही है, ठीक है। तो इस 16वीं शताब्दी तक तो रही, इसके बाद 17वीं शताब्दी, ठीक। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 16वीं तक ये रही दोस्तों, ये 17वीं से 18वीं शताब्दी तक इसका, ठीक। अब द्वितीय अवस्था में इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। किसका, मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। और इसके समर्थक कौन थे, पोम्पोलॉजी, पोम्पोलॉजी, ठीक है। समर्थक कौन थे, पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी ने ही साइकोलॉजी को दो जो हम भागों में बांटे थे, एक था साइको। अच्छा, यहां पर एक और चीज याद रखेंगे, साइको और लॉगस। इन्होंने जो बांटा था दोस्तों, इन्होंने जो हम पहला देखे
ये जो साइकोलॉजी शब्द को गैरिट ने बांटा था, ये किस भाषा का शब्द माना था? प्रश्न आया है। ये यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? यूनानी। और यूनानी को ही ग्रीक और ग्रीस भाषा भी कहा जाता है। यूनानी को ही क्या कहा जाता है? ग्रीक और ग्रीस भाषा भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। लेकिन यहां पर पोम्पोलॉजी ने साइको का जो अर्थ बताया वो बताया मन, और लॉगस का अर्थ वही रखा अध्ययन। तो यहां पर मन और मस्तिष्क का जो है वो अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो इन्होंने जो है इनकी जो थ्योरी थी उसका खंडन किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा ये जो थे पोम्पोलॉजी और ग्रुप्स जो था वो गया किसके पास? इन सभी के पास, ठीक है। पोम्पोलॉजी, लिबनिज, हॉब्स जो हैं, थॉमस रीड, जॉन रॉक, इन लोगों ने गए किसके पास? प्रथम अवस्था वालों के, आत्मा का विज्ञान, और इनके पास गए और ये अरस्तु, सुकरात, प्लेटो के जो समर्थक थे उनको कहा कि भाई आपके यहाँ कोई कोर्स हो रहा है मनोविज्ञान का? वो बोले हाँ हो रहा है। तो किसका, किस संबंध में हो रहा है और इसमें क्या पढ़ाया जाता है? भाई विषय वस्तु तो कुछ होगा। तो बताए हाँ आप तो जानते ही हैं इसमें आत्मा का जो है वो अध्ययन किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अच्छा तो फिर ये बताइए कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, तो ये आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? क्या है? कहाँ है? आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसे दिखता है, कितना उसका वेट है, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, इसके बारे में बताइए। तो जब इन लोगों ने इनसे पूछा तो इन्होंने इनका उत्तर देने में ये सक्षम नहीं थे, ठीक है। इनका उत्तर देने में जो है वो ये सक्षम नहीं थे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसे दिखती है। और इन्होंने कहा जब कोई चीज दिखाई नहीं देती, जब कोई चीज जो है वो आपका स्पर्श नहीं कर सकते, तो उस पर अध्ययन कैसे करेंगे? तो उनका जो है वो आत्मा का स्वरूप बताने में, उसकी परिभाषा बताने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए उन्होंने पेम्पोलॉजी और ग्रुप ने कहा कि भैया अब जो है आप 16वीं शताब्दी तक चला है आत्मा का विज्ञान, अब आत्मा का अध्ययन को आप भूल जाइए। और इन्होंने फिर नया भाई चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अपनी नई थ्योरी इनको देना था। तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो है आत्मा का अध्ययन नहीं है, ये किसका अध्ययन है? मन और मस्तिष्क का अध्ययन है। किसने कहा? पेम्पोलॉजी, लिबनिज, हॉब्स, यूंग, थॉमस रीड, जॉन लॉक, ठीक। एक ग्रुप तैयार हुआ कि भाई इसमें हम मन और मस्तिष्क का जो है वो अध्ययन करते हैं। और 17वीं 18वीं शताब्दी तक, सदी तक तो यही चला, ठीक है। और इसके बाद जब ये आगे बढ़ा दोस्तों, तो आगे बढ़ा तो यहां पर आप विशेष चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक थे विलियम जेम्स, यहां पर मैंने लिख दिया है विलियम वुंड्स। विलियम जेम्स और विलियम वुंड की इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत में इसने चेतना का विज्ञान कहा है। किसका विज्ञान कहा? चेतना का विज्ञान कहा है। और इस चेतना के विज्ञान के समर्थक विलियम वुंड है, टीचनर है, विलियम जेम्स हैं। और इसी के संबंध में विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसको अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की है। इसको बहुत ढंग से याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार घुमाकर पूछा गया है। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की है। और भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता में सेन गुप्ता ने स्थापित की, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हम आ जाए, विलियम जेम्स ने इसे चेतना का विज्ञान कहा। और 1879 में दोस्तों, 1879 ने जर्मनी के जो क्या थे, वैज्ञानिक थे, विलियम वुंड, इन्होंने पहली विश्वविद्यालय लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर हम देखें, इसे चेतना का विज्ञान कहा विलियम वुंड, टीचनर, जेम्स हिली। अब इन लोगों ने
जो है वो अपना तैयार किया कि भाई मन और मस्तिष्क का विज्ञान कैसे, बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए, यथार्थ प्रश्न थे। अब ये अपने प्रश्नों के साथ, वैज्ञानिक प्रश्नों के साथ जो है दोस्तों यहां पर गए किसके पास, मन और मस्तिष्क वालों के सपोर्टर के पास, जो मनुवादी थे, मनवादी थे। अब ये पोम्पोलॉजी, लिबनिस, हॉब्स, थॉमस रीड, जॉन लॉक के पास गए और इन्होंने कहा कि भैया आपके यहाँ जो मनोविज्ञान है उसमें किसका अध्ययन होता है, तो इन्होंने बताया मन और मस्तिष्क का, मन का अध्ययन होता है। तो फिर इन्होंने कहा कि फिर वही प्रश्न उठे, है ना, वैज्ञानिक दृष्टि से प्रश्न कि मन क्या है, मन कहाँ रहता है, अंदर रहता है, बाहर रहता है, मन की गतिविधियां कैसे होती है, मन दिखता कैसे है ना। तो ये सारे चीजों का प्रश्न, यथार्थ प्रश्न वैज्ञानिक रूप से उठा। और चूंकि इन लोगों ने भी मन की परिभाषा और मन का जो है स्वरूप बताने में, उससे जो प्रश्न उठ रहे थे उसको बताने में ये सक्षम नहीं थे, इसीलिए फिर इन लोगों ने कहा कि मन को अब से, मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का अध्ययन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मन और मस्तिष्क का अध्ययन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मन और मस्तिष्क जो है दोस्तों वो अमूर्त चीजें हैं, अमूर्त चीजें। और इन लोगों ने बताया अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, जो छू नहीं सकते, जिसको हम जिसका हम अध्ययन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर ये अमूर्त चीजें हैं, और जब अमूर्त है तो आप उसको प्रयोगशाला में कैसे, वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे साबित करोगे कि मन ने ये कार्य किया, मन ने वो कार्य किया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें उठी। और इसी आधार पे चूंकि ये अमूर्त था और इसका जो है वो हम अध्ययन नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसका जो परिभाषा है वो भी खारिज कर दिया गया। तो इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया चेतना का विज्ञान। ठीक है, जब विलियम वुड ने 1879 में इसकी एक प्रयोगशाला स्थापित की और कहा कि ये जो है दोस्तों ये चेतना का अध्ययन है, विलियम वुड ने 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का अध्ययन कहा। अब यहां पर थोड़ा सा हमको ये समझना है। ठीक, तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ये तृतीय अवस्था 19वीं सदी, बस थोड़ा सा। और हम बात करते हैं तो बात करेंगे 1879 की। 1879 में विलियम वुंड, इसने विलियम वुंड ने जो है पहली प्रयोगशाला स्थापित की। ये आप समझ गए, पहली प्रयोगशाला। और जेम्स विलियम्स ने तो 1890 में एक पुस्तक ही निकाली जिसमें मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है दोस्तों। किसने कहा है, विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स ने इसे क्या कहा है, चेतना का मनोविज्ञान। तो इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये 1890 की बात है दोस्तों। ठीक है, ये प्रयोगशाला स्थापित किए 1879 में, और 1890 में इनकी पुस्तक भी आई जिसमें इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। और विलियम वुंड को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसे विलियम वुंड को और विलियम जेम्स को ही ये क्रेडिट दिया जाता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय विलियम वुंड को दिया जाता है दोस्तों। विलियम वुंड को दिया जाता है दर्शन शास्त्र। अभी तक ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, अब ये जो है वो विलियम जेम्स और विलियम वुंड ने के प्रयास से ये किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, ये मनोविज्ञान जो है वो अलग से एक विज्ञान की शाखा मनोविज्ञान के रूप में पढ़ी जाएगी। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि प्रथम अवस्था में इन्होंने कहा कि मानव को समझना है तो आत्मा को समझना पड़ेगा। द्वितीय अवस्था में कहा पोम्पोलॉजी ने, थॉमस रीड ने, कि भैया मानव को समझना है तो उसके मन को जानना पड़ेगा, उसको मस्तिष्क को समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तृतीय अवस्था में कहा है कि ये चेतना का विज्ञान है। किसका? चेतना का विज्ञान है। ठीक, अब दोस्तों बात इसी समय की है कि ये 1879 में 19वीं सदी के
19वीं सदी में ही 1890 में एक व्यक्ति थे सिगमंड फ्राइड। आप इसको जानते होंगे, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने एक मैसेज जारी कर दिया, और क्या मैसेज जारी कर दिया कि मनोविज्ञान जो है दोस्तों, चेतना का विज्ञान नहीं है। अब ये तहलका मचा दिया, चेतना का विज्ञान नहीं है, नहीं है। ठीक है भाई, इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसको संभाल कर इसको चेतना, मन मस्तिष्क के विज्ञान से उठाकर इसको चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन इसने जो है सिगमंड फ्राइड ने एक बयान जारी कर दिया कि ये चेतना का विज्ञान नहीं है। अब ये जो लोग बैठे थे दोस्तों, ये जो लोग बैठे हैं, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, टीचनर, जेम्स सीली, इनका तो भैया बेइज्जती हो गया ना। इन लोगों ने अभी अभी कहा 1879 में प्रयोगशाला भी स्थापित की और चेतना का विज्ञान, परंतु तुरंत ही सिगमंड फ्राइड का बयान आता है कि ये चेतना का विज्ञान नहीं है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया, इज्जत वाली बात है। ये सभी के टीम खखवाए भुखाए गए किसके पास? सिगमंड फ्राइड के पास। अब ये सिगमंड फ्राइड के पास इन लोग पहुंचे कि आपने एक बयान जारी किया है कि ये चेतना का विज्ञान नहीं है, तो आप साबित कीजिए। ठीक है, या तो आप झूठ बोले हैं तो आप माफी मांगिए। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये चेतना का विज्ञान नहीं है, ये तो मैं साबित कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भाई चैलेंज तो कर दिया, लेकिन बताना तो पड़ेगा कि कैसे ये चेतना का विज्ञान नहीं है। तो इन्होंने दोस्तों आधार दिए, 2-3 आधार दिए हैं इसने। सबसे हम पहले बात करें तो इन्होंने कहा है कि चेतना, आपने कहा है कि ये चेतना का विज्ञान है ना? सॉरी, ये नहीं, ये जो हमारे विलियम वुंड और विलियम जेम्स जो थे वो गए सिगमंड फ्राइड के पास और कहा कि आप इसको साबित करिए। तो इन्होंने साबित किया और इसके 3 आधार बताए। पहला आधार बताया, पहले हम इसके एक परिभाषा है उसको देख लेते हैं। नहीं दिया है, हाँ दिया है दोस्तों। देखिए, विलियम वुंड और टीचनर ने कहा कि मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था का वर्णन और व्याख्या करना है, ये इनका कथन है दोस्तों। और इसके लिए मनोविज्ञान जिस विधि को काम में लेता है उसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। ठीक, तो यहां पर एक तो चेतना की अवस्था और ये अंतर्दर्शन विधि, ये 2 चीज को आप पकड़ के रखिए। तो इन्होंने अब आप समझिएगा कि विलियम वुंड और विलियम जेम्स सिगमंड फ्राइड के पास गए तो सिगमंड फ्राइड ने इन्हीं 2-3 आधार दिए। पहला आधार की हम बात करें, आपने कहा है कि ये चेतना का विज्ञान है, लेकिन आपका जो विज्ञान है वो छोटे बच्चे, इसके अलावा पागल व्यक्तियों, और इसके अलावा आप बोलो कि क्या जीव मतलब अन्य जीव, जानवर के मन का अध्ययन करता है क्या? क्या उसकी चेतना का अध्ययन करता है क्या? नहीं करता है भाई। आप छोटे बच्चों को जाकर पूछोगे हाउ आर यू, वो लेटा हुआ है बिस्तर में, आप कैसे उसका अध्ययन कर पाएंगे? है ना, आज का मौसम कैसा है, आज क्रिकेट कैसा है, आप पूछेंगे, उत्तर मिलेगा क्या? नहीं। तो छोटे बच्चों की चेतना, पागल व्यक्तियों को आप जा रहे हो वो पूछ दोगे कहाँ जा रहे, पत्थर उठा फेंक के मारी तरवा चटक जाइए, है ना। आप जा रहे हो गली में, कुत्ता आपको काटने आ रहा है, हाथ जोड़ के थोड़ी बोलोगे कि आज मुझे मत काटिए, आज मेरा मन नहीं है, नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने बताया कि आप छोटे, क्योंकि इसकी चेतना ही नहीं आई रहती। चेतना जागृत अवस्था मतलब मन की जागृत अवस्था को कहा जाता है, जिसमें लोग उस चीज को समझने लग जाते हैं। तो इसका तो अध्ययन कर ही नहीं रहा है, तो इस आधार पर खंडन किया। दूसरा इसने पॉइंट दिया, किसने? सिगमंड फ्राइड ने, कि भैया चेतना जो है, ये चेतना मनोविज्ञान का केवल 10% है, 10% है। ठीक है, तो इसने कहा कैसे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। अब देखिए, मन की आप जानते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। मन की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था। पहली होती है चेतन अवस्था, दूसरी होती है अचेतन अवस्था, और तीसरी होती है दोस्तों
अर्ध चेतन अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था। ठीक है, तो आप जानते हैं जो अभी हमारे वर्तमान में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमारे दिमाग में है वो चेतन अवस्था है। ठीक है, वो क्या है? चेतन अवस्था है। अब इसने आपने आज दिन भर जो भी पढ़ा है, लिखा है, ठीक, कल तक आपको जो याद है ना, कल तक जो याद है, उसके बाद आपके दिमाग में जो अचेतन अवस्था में वो क्या होता है, जाकर स्टोर होते जाता है। ठीक है, स्टोर होते जाता है। आप 1 महीने से समझिए, आप यही आप अगर विद्यार्थी हैं दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉप करना है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर किसी भी एग्जाम को प्राप्त करना है, मेहनत करना है और लगना है, तो यही वो चीज है जिसको आपको समझना है। 1 महीने में आपने जो भी पढ़ा, क्या वो सभी आपके दिमाग में अभी है? क्या एकदम तत्काल आ जाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वही है, बाकी चीजें अचेतन मन में जाकर क्या हो रही हैं? स्टोर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? स्टोर हो रही हैं। और कुछ कुछ चीजें जो है वो अर्धचेतन अवस्था में है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो वो देते जाएगा। तो चेतन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था है वो अर्धचेतन है, और ये कड़ी का कार्य करता है। तो चेतन मन आपने आज याद किया, और याद करके कल परसों 1 हफ्ते में याद किया, लेकिन आप पूरा का पूरा नहीं है, आपके वो अचेतन मन में स्टोर हो गया। आज की चीजों को अभी आपको पूछा जाए, आज की चीजों को अभी आपको पूछा जाए तो इसको आप तुरंत बता देंगे, लेकिन 1 महीने पहले की चीज को पूछा जाए तब आप सोचते हैं कि क्या था। तब वो अचेतन मन में जो डाटा स्टोर है, यहाँ पर डाटा जो स्टोर है, वहां पर जाता है हमारा दिमाग, जो हमारा केंद्र बिंदु मस्तिष्क, और वहां से डाटा रिस्टोर करके लाके वो चेतन मन में देता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अचेतन अवस्था। जैसे आपने पढ़ा तो हूं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है ना? ऐसा लगता है ना, हमेशा होता है, इतना तो पढ़ लिया सर लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो वो सारा जाके कहाँ स्टोर होता है? अचेतन अवस्था में, और अचेतन अवस्था में स्टोर होते जाता है। इसका मतलब चेतन अवस्था मन का एक मात्र अंग है। इसमें हम अचेतन अवस्था की तो जो है हम अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं। ये किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा। तो चेतन अवस्था, ये प्रश्न आया हुआ है, चेतन अवस्था केवल 10% है मन का अंश, और अचेतन अवस्था कितना है? 90% है। अर्ध चेतन अवस्था इसकी बीच की कड़ी है। कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद नहीं है, वो इसकी क्या है? बीच की कड़ी है। तो मैंने बताया कि आपको इसमें क्या समझना है, इसमें यह समझना है दोस्तों, जब आपका दिमाग अचेतन मन में है, आप कोई भी चीज को, मैंने आपको अभी पूछा कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन था, आपका जो चेतन मन है वो सोचना चालू किया, वो अचेतन मन के पास गया और यहां से डाटा ढूंढने लगा, और ढूंढ के एक बार निकाल के फिर चेतन मन में ला दिया। अब ये 1-2 बार ये जब आप प्रोसेस अचेतन से चेतन में लाएंगे ना, तो उसके बाद जीवन भर नहीं भूलेंगे। यही मेन थ्योरी है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा है 2 का टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कभी भूले हैं क्या? नहीं। अनार का आम का आ, कभी भूले हैं क्या? नहीं। तो ये सभी चीजें क्यों? क्योंकि हमने उसको चेतन से अचेतन में इतनी बार भेजा है, अचेतन से चेतन में, कि वो अब हमारे चेतन मस्तिष्क में स्टोर हो गई है। तो ये 10% है, और ये क्या है? 90% होता है चेतन मन की अवस्था। तो इस आधार पर सिगमंड फ्राइड ने कहा कि आप तो केवल चेतन अवस्था की 10% का ही जो है वो क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एक और जो बताया कि ये किस विधि से किया जाता है चेतना का अध्ययन, अंतर्दर्शन विधि, जो आपको मैंने दिखाया, अंतर्दर्शन विधि। अब ये अंतर्दर्शन विधि से आप समझिएगा कि अंतर्दर्शन मतलब स्वयं का दर्शन। तो मैं अपने स्वयं के चेतना का आपको क्या वैसे ही व्याख्या बता सकता हूं? मैं हमेशा जब भी बताऊंगा, बता तो सकता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा तो अपने गुणों को ही बारे में बताऊंगा, अपने अंदर जो छिपी प्रतिभा को ही बताऊंगा। हम मेरे अंदर जो गलत चीजें हैं, मेरा जो आचरण गलत है, वो चीज के बारे में तो नहीं बताएंगे, है ना? तो ये जो था ये गलत था। इसमें क्या है? पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। तो इस आधार पर सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये चेतना का विज्ञान नहीं है।
अब तो टेंशन हो गया। विलियम वुंट, विलियम जेम्स और उसका जो शिष्य था टीचनर, बोले बात तो सही कहा आपने, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। सिगमंड फ्राइड को कहा कि भाई आप तो ये तो बता दिए कि चेतना का विज्ञान नहीं है, लेकिन अब ये बताओ कि ये किसका विज्ञान है। ये कब चल रहा है? 1890 में दोस्तों, 90 में। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बता दिया। तो फिर इन लोगों ने प्रश्न किया कि अगर चेतना का विज्ञान नहीं है तो क्या ये अचेतन का विज्ञान है? तो ये बोले नहीं, अचेतन भी बहुत छोटी प्रक्रिया है। तो बोले कि ये है क्या? तो ये जो पीरियड था, अब यहां से मनोविज्ञान की जो शाखा है उसके संबंध में कोई अध्ययन नहीं हो पाया, और इसका जो बेस है कि ये किसका विज्ञान है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। और ये कब तक नहीं मिली? तो 1905 तक नहीं मिली। ठीक है, 1905 तक। 1905 क्यों? 1905 में दोस्तों विलियम मैकडोनल एक वैज्ञानिक थे, विलियम मैकडूगल। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1905 में। अब कौन सी सदी आ गई? 1905 तो 20वीं सदी, 20वीं और 21वीं सदी। फिजियोलॉजिकल मनोविज्ञान, विलियम मैकडूगल ने क्या लिखा? यहां पर मैं बता देता हूं। फिजियोलॉजिकल, ये थे विलियम मैकडूगल। इन्होंने 1905 में एक पुस्तक लिखी, फिजियोलॉजिकल मनोविज्ञान। ठीक है, एक्चुअल में हुआ ये था दोस्तों, इन्होंने 20वीं शताब्दी में इसको कहा कि ये व्यवहार का मनोविज्ञान है। विलियम मैकडूगल ने 1905 में कहा कि ये व्यवहार का मनोविज्ञान है, लेकिन उससे पहले कई थ्योरी, 1905 में इसने अपनी पुस्तक फिजियोलॉजिकल मनोविज्ञान में से आचरण का विज्ञान कहा, लेकिन उसके जस्ट बाद 1908 में सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय नामक पुस्तक आई, जिसमें इसे व्यवहार का विज्ञान इन्होंने माना था। ठीक है, और इसके समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक आप जानते हैं कौन थे। तो ये समर्थक वॉटसन थे, थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे, पिल्सबरी आदि ने सभी ने इसको समर्थन दिया था। एक्चुअल में ये वाकया कुछ इस तरह हुआ था दोस्तों। विलियम मैकडूगल ने क्या किया था, एक फिर से उन्होंने मैसेज जारी किया, जैसे हमारे सिगमंड फ्राइड ने किया था कि ये जो है ये क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है या व्यवहार का विज्ञान है। तो इन लोग तो इनकी बेइज्जती हो ही गई थी और खार खाए बैठे थे, आगे क्या करें। तो इन लोगों ने जब विलियम मैकडूगल ने ये बात कही कि ये व्यवहार का विज्ञान है, तो इन लोग पहुंच गए विलियम मैकडूगल के पास, भाई आपने ये बात कैसे कह दी, कैसे मैसेज जारी कर दिया कि ये व्यवहार का विज्ञान है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसी लिख रहा था और लिखते लिखते इसमें अपनी बात को पूर्ण भी नहीं कर पाया और लिख दिया हूं कि व्यवहार का विज्ञान है। तो विलियम मैकडूगल की इस बात पर असहमत थे, लेकिन फिर भी दोनों में बातचीत हुई, आई गई चली गई। तो उसी समय इसका शिष्य था वॉटसन आया कि विलियम मैकडूगल के पास, भाई क्या हुआ? तो मैकडूगल ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे मैसेज जारी किया था। तो इन लोग आए थे कि इसकी परिभाषा आप बताइए, ये कैसे व्यवहार का विज्ञान है। तो वाटसन ने कहा कि गुरुदेव देख, इसने भी मैसेज मत जारी करेकर, पहली सोच लेकर समझ लेकर क्या कहना है उकर बात करेकर। तो वाटसन ने कहा मैकडूगल से कि ठीक है भाई, आपने कह दिया ना, अब इसको साबित करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे। तो दोनों ने मिलकर, और सबसे ज्यादा वाटसन ने मिलकर जो है वो इसका मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया, और बाद में इसने इसकी परिभाषा भी दी। किसने? वाटसन ने। ठीक है, बाद में वाटसन ने इसकी परिभाषा दी कि यह विशुद्ध रूप से मानव व्यवहार का ही क्या है? विज्ञान है। ठीक, तो इसकी बात को आप याद रखेंगे। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको
समझ में आ रही है। ठीक है, विलियम जेम्स को, अमेरिकी, हाँ यहाँ पर एक चीज जो फैक्ट है उसको याद रखिएगा दोस्तों, विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विलियम वुंड को जर्मनी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, टीचनर को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। ये पूरे फैक्ट मैंने आपको लिख दिए हैं, और ये अगर आपको उसमें चाहिए पीडीएफ में दोस्तों, तो पीडीएफ में भी मिल जाएगा। आप नीचे टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करके रखिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, तो व्यवहार का विज्ञान कहा किसने? मैकडूगल ने। जेबी वॉटसन ने बाद में इसको परिभाषित किया, मानव विज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। और जेबी वॉटसन को ही, चूंकि इन्होंने बता दिया कि व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है और इसमें रिसर्च किया, इसीलिए इसे व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो कुछ परिभाषाएं दोस्तों, जैसे वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों का उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है। ठीक है, वुडवर्थ का जो इसमें कथन है उसको ध्यान रखेंगे, मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों का उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है, इन्होंने भी मत दिया। इसके अलावा वुडवर्थ का एक बहुत अच्छा कथन जिसको बार बार पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी कर लेना, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया और चेतना को भुला दिया, परंतु इसका संबंध अब भी व्यवहार से यथाविधि बना हुआ है। कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक बार दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और चेतना को भुला दिया, लेकिन व्यवहार से इसका संबंध आज भी बना हुआ है। जो इसकी पूरी इतिहास थी, इसकी पूरी जर्नी थी मनोविज्ञान की, उसको अपने सुंदर शब्दों में पिरोया है वुडवर्थ ने। ठीक है, हाँ, विलियम मैकडूगल के अनुसार, अच्छा इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो आप देख लीजिए। विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। हमने देखा कि 1905 में जो इसकी पुस्तक जारी हुई थी फिजियोलॉजिकल मनोविज्ञान में इन्होंने आचरण का विज्ञान कहा। 1908 में सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय में इसने व्यवहार का विज्ञान कहा। तो इसने इसकी परिभाषा को आप यहां से आराम से याद रख सकते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। हालांकि परिभाषा के संदर्भ में मैं केवल परिभाषाओं पर जो पूछे जाते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया हूं, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। एक क्रो ने कहा मानव व्यवहार, दूसरे क्रो ने कहा मानव संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार से रिलेट करके याद रखेंगे। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये बात लोगों ने इसके साथ इसलिए जोड़ी क्योंकि उन्होंने चेतना के विज्ञान को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आप बहुत ढंग से समझ गए होंगे। जेबी वॉटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की परिभाषा दी थी और इसीलिए उन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने व्यवहारवाद के बारे में बताया था कि व्यवहारवाद में हम मानव, जीव और वनस्पति के व्यवहार का जो है वो अध्ययन करते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। जेबी वॉटसन ने कहा था कि हम व्यवहार में, मनोविज्ञान में जीव, मनुष्य और वनस्पति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी थी, कैसी आपको लगी, आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट ही मुझे उत्साह देगा दोस्तों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें, चाहे अच्छा लगा चाहे बुरा लगा, जैसे भी है, और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी, और इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक। इसका जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम, उसमें मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसमें और भी चीजें जो है
इसकी अवस्थाएं के अलावा इसकी प्रकृति जो है और कैसे कैसे हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे और इसका भी पूरा का पूरा 14 नंबर आपको मिलेगा, आप विश्वास कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।